तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से हम लोग अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था का भी गहन अध्ययन करने जा रहे हैं, ताकि आपकी एग्जाम की दृष्टि से कोई भी ऐसी चीज़ ना बचे जहां आपको मात दी जा सके, जहां आपको हराया जा सके। कहने का ये मतलब है, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम इस तरीके से इसको डील करेंगे, ऐसे इसको लेके चलेंगे, चीज़ें भी सीखने को मिल जाएं। अब ऐसा तो है नहीं मैं कोई अनावश्यक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आपको सीखने में होपफुली मज़ा भी आ रहा होगा, सीखने को भी आपको मिल जाए, आपका एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाए, आपका ज्ञान भी बढ़े, लोगों के सामने आपको अच्छा कॉन्फिडेंस भी आए। और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, वास्तव में ये रियलिटी है कि ज्ञान आपको किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं हमेशा आपको फ़ायदा ही पहुँचाएगा, नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं आपको देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ आता है। इंसान हमेशा याद रखना एक लर्निंग प्रोसेस में हमेशा रहता है। मैं खुद भी ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा सीखने में लगे रहता हूँ। मतलब मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कई बार कई वीडियो में कोई ना कोई मिस्टेक हुई होंगी। अब फैक्ट है, फैक्ट ही तो गलत होते हैं ना, कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होंगे बच्चों, ध्यान रखना। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत होगी, कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट डे उसको करेक्ट कर दिया जाए या उस पर करेक्शन कर लिया जाए, नहीं होगा तो उसी वीडियो में पिन करके कमेंट बता देता हूँ। यानी कहीं ना कहीं हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, आज मैं इतने बच्चों के साथ मिलता हूँ, कभी देहरादून में, कभी हल्द्वानी में, कहीं आगे फ्यूचर में मिलूंगा। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन मुझे भी हुआ करती थी, यानी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता था चीज़ों को लेके। लेकिन आजकल जैसे जैसे मैच्योरिटी आई, जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे जैसे आप लोगों का सामना हुआ, जैसे जैसे पढ़ाने की हैबिट पड़ी, अब वो सब बहुत सा सामान्य लगने लगा है। तो यही चीज़ आपके साथ भी होती है। जब आप शुरुआत करते हैं वो हमेशा क्या होती है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखने लगेंगे, चीज़ों को आपके मतलब समझ आने लगी, तो वो आपका एग्जाम भी करेक्ट करेंगे, आपको समझ भी आएगा। और ध्यान रखना, सिर्फ फैक्ट पढ़ोगे तो फैक्ट से 50-60 नंबर तो आ जाएंगे, गाड़ी तो बढ़ेगी, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता है। और वो नहीं हुआ तो पढ़ने का बच्चों कोई भी फायदा नहीं होता। इसी के साथ हम एक नेक्स्ट टॉपिक, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेंगे। बहुत पहले से सुनते आए होंगे जीडीपी जीडीपी जीडीपी, क्या है आखिर ये जीडीपी, ठीक है। तो हेडिंग डालो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है। यानी आपको कहीं ना कहीं नेशनल इनकम के बारे में आज हम लोग ने पढ़ना है। ये हल कर देना, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय आय इसको लिखना ब्रैकेट में, यानी आखिर ये राष्ट्रीय आय क्या होती है, ठीक है। देखो ये इसको पढ़ने के बाद आपको कई चीजें पता चल जाएंगी। यानी आपको क्या क्या चीजें पता चल जाएंगी कि ये जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है। यानी कई चीजें आपको यहां से पता अब चलने वाली हैं, और इसको पता करने के लिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको डील करेंगे। तो हेडिंग डालना नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। अब देखिए बच्चों, होता क्या है, कोई भी राष्ट्र है, कोई भी देश है, उसकी अपनी इकोनॉमी होगी, आप मानते हैं अर्थव्यवस्था होगी, उसके पास रिसोर्सेज होंगे, यानी संसाधन होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो कोई भी संसाधन है, चाहे लैंड के रूप में वो संसाधन हो, चाहे कोई बिल्डिंग के रूप में हो, कोई नेचुरल सोर्स हो, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी एक ऐसी चीज जिससे आप इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करते हैं, आर्थिक गतिविधियां करते हैं, यानी आर्थिक संसाधन हर राष्ट्र के पास होते हैं। तो हम उस इकोनॉमिकल रिसोर्सेज जो होते हैं, आर्थिक संसाधन जो होते हैं, उसका किस तरीके से प्रयोग करें कि लोगों को उसका आर्थिक लाभ हो। यानी वो राष्ट्र उन इकोनॉमिकल रिसोर्सेज का कैसे प्रयोग कर रहा है कि उसके लोगों को, उसके देश के लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचे। इसी चीज की स्टडी करने के लिए हम लोग किस पे फोकस करते हैं, नेशनल इनकम पे। यानी आप खुद मानते हैं हर राष्ट्र के अपने क्या होंगे, आर्थिक संसाधन होंगे, होंगे नहीं होंगे, आर्थिक संसाधन यानी इकोनॉमिकल क्या होंगे, हर राष्ट्र के अपने आप पे रिसोर्सेज। इन आर्थिक संसाधनों का कोई भी देश कैसे यूज कर रहा है और उससे लोगों को क्या फायदा हो रहा है, यानी इसका यूज कैसे हुआ इन आर्थिक संसाधनों का, और यूज करने के बाद वहां के लोगों की आर्थिक लाभ कितना हुआ, यानी उनके देश के लोगों का आर्थिक कल्याण कितना हुआ।
यानी आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिकल वेलफेयर कितना हुआ, इसके यूज करने से इसी चीज का पता करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं वो लेके आते हैं नेशनल इनकम, ठीक है, यानी राष्ट्रीय आय। हम इसी से पता कर पाते हैं कि किसी देश ने अपने वहां के आर्थिक संसाधन का यानी आर्थिक संसाधनों का किस तरीके से यूज किया कि वहां के लोगों का बच्चों आर्थिक कल्याण हो सका। इसी चीज को पता करने के लिए हम नेशनल इनकम का क्या लेते हैं, मतलब सहारा लेते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है जो आर्थिक ये नेशनल इनकम है, सर इसको हम समझें कैसे। कई शब्द आते हैं, अखबारों में आते हैं, इस देश की जीडीपी, इस देश की जीएनपी, ये इतना है प्रति व्यक्ति आय, ये है, ये कैसे आएगा और इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। तो देखो आपने क्या किया, आपने हेडिंग डाली नेशनल इनकम और इसमें हम 3-4 चीजें देखने वाले हैं बच्चों। क्या क्या? 3-4 चीजें, ठीक है। आपको इसी तरीके से चलना है। ये तब समझ आएगा जब आप कहीं पर भी जीडीपी पढ़ोगे। जीडीपी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यानी सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। पहला हम ये पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय, और क्वेश्चन क्या आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उत्पाद। और तीसरा हम पढ़ेंगे एनएनपी, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में शुद्ध या विशुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध या विशुद्ध राष्ट्रीय आय। और इसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। यानी हमारे जो हैं, अभी आपने नेट नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा और एक और पॉइंट इसके बाद हम पढ़ेंगे नेट नेशनल इनकम, यानी एनएनआई भी कर दो, एनएनआई यानी नेट नेशनल इनकम, यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय। ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है, इससे पहले वाला शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है और ये शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी ये। और इसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। यानी यहाँ इन टर्मिनोलॉजी को आप सीख गए तो आपके किसी भी एग्जाम में ये चीजें गलत होने वाली नहीं है। यानी आपको जीडीपी दिख रहा होगा ना, आपको देखो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, और लास्ट एनएनआई नेट नेशनल इनकम शुद्ध राष्ट्रीय आय, और लास्ट हम पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। ये पढ़ने के बाद आपको इससे क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं, इतना आप लोग मान के चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डालनी है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या होती है किसी भी राष्ट्र की, ठीक है। अखबारों में पढ़ते आए सर, समझ नहीं आ पाया सर, मजा नहीं आता, तस्वीर क्लियर नहीं हो पाती है। पढ़ते तो हैं लेकिन थोड़ा सा दिक्कत रहती है, अखबारों में टर्मिनोलॉजी आती है तो समझ नहीं आ पाती, ठीक है। देखिए हेडिंग डालिए जीडीपी, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखना, हिंदी वाले बच्चे लिखना सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, और इंग्लिश वाले लिखना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए ये होता क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको बहुत आसान चीज है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कोई एक राष्ट्र होता है बच्चों, जैसे इसके अंदर उसकी बाउंड्री है, फिजिकल मतलब जो बाउंड्री यानी भौगोलिक जो उसकी स्थिति है वो इसके अंदर है, यानी कहीं ना कहीं ये राष्ट्र होगा। अब इसके अंदर क्या रहते होंगे बच्चों, लोग रहते होंगे। लोग का मतलब पहले जब ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ करता था तो उसी देश के लोग रहते थे, लेकिन अब क्या आगे विदेशी भी आ गए, यानी इसमें सब रहते हैं, देशी प्लस विदेशी, यानी इसमें नागरिक और गैर नागरिक। यानी ये एक राष्ट्र है, सपोज ए इस राष्ट्र का नाम है, इसके अंदर जो ये दिख रहे हैं आपको गोले और नॉन गोले, तो ये जो हैं ये गोले हैं आपके नागरिक यानी आपके देश के लोग, और ये हैं विदेशी लोग, ठीक है। यानी इसके अंदर सब लोग रहते हैं। अब कोई भी राष्ट्र है, जैसे सपोज इंडिया ही है, इंडिया में ये भारत के भी होंगे, आप लोग भी होंगे, कोई विदेशी भी रह रहे होंगे, विदेशी कंपनी होंगी, विदेशी और चीज़ें होंगी, विदेशी सर्विस यहाँ दी जा रही होंगी, तो कई चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी आर्थिक गतिविधियाँ करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो एक राष्ट्र के अंदर एक बाउंड्री के अंदर, एक फिक्स्ड बाउंड्री के अंदर, चाहे देशी हो या विदेशी हो, उन लोगों के द्वारा एक निश्चित टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, 1 साल हो, 2 साल हो, जो भी इन लोगों ने वस्तुओं का उत्पादन किया है, यानी जो भी इन लोगों ने वस्तुओं का उत्पादन किया है या जो भी सर्विस इन लोगों ने जनरेट किया यानी सर्विस इन्होंने दी है,
उनका अंतिम बाजार मूल्य उस देश की क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। कहने का मतलब कब समझ आएगा? जब मैं इसको समझाऊंगा और अच्छे से, ठीक है। देखिए, आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद लिखना है तो इसके अंदर क्या लिखोगे? सबसे पहले किसी भी देश की सीमा के अंदर, किसी भी देश की सीमा के अंदर, ठीक है, सीमा के अंदर, यानी कोई भी राष्ट्र है उसकी जो बाउंड्री है उसके अंदर, सपोज एक राष्ट्र ये मैंने बनाया, इसकी ये बाउंड्री है इसके अंदर, ठीक है। पहला पॉइंट ये, यानी किसी भी देश की सीमा के अंतर्गत देखना है आपको, घरेलू सीमा है वो, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं है। किसी भी देश की सीमा, यानी कौन सी सीमा होगी? घरेलू, यानी जो उसकी डोमेस्टिक बाउंड्री है, यानी किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर, यानी हमारा अगर ये देश है इसकी ये बाउंड्री, तो इसके अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है। घरेलू सीमा के अंदर, चाहे आपके भारतीय हो या विदेशी हो, कोई भी हो, किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर किसी के द्वारा भी, यानी नागरिक, यानी आप लोग देखो देशी प्लस विदेशी व्यक्तियों द्वारा, यानी देशी जो अपने हैं प्लस विदेशी सबके द्वारा, ठीक है, यानी विदेशी द्वारा किसी भी देश की सीमा, घरेलू सीमा के अंतर्गत देशी प्लस विदेशियों द्वारा, ठीक है, कोई भी आ जाएगा इसके अंदर, देशी भी आगे और ये विदेशी आगे, इस प्रकार के साइन, ठीक है, विदेशियों द्वारा एक निश्चित समय अंतराल पे, एक निश्चित समय अंतराल होगा, कोई ना कोई फिक्स्ड टाइम होगा, निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय पर कर दो, निश्चित समय सामान्यतः 1 वर्ष होता है, ठीक है, ब्रैकेट में 1 वर्ष कर दो, कोई भी 1 ईयर के लिए, यानी एक फिक्स्ड टाइम होगा, सपोज 1 ईयर के लिए। उत्पादित, यानी इन लोगों ने जो प्रोड्यूस किया है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के समग्र बाजारियों को, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने उत्पादित अंतिम वस्तु प्लस सेवा को हाईलाइट कर देना है, ठीक है, वस्तु प्लस सेवा के समग्र, यानी कलेक्टिव रूप से, ठीक है, समग्र बाजार मूल्य के योग को, अब बताता हूं इसको, ठीक है, बाजार मूल्य के योग को क्या कहते हैं? अपने आप में जीडीपी कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए, कोई भी देश है उसकी एक घरेलू सीमा है बच्चों, ठीक है, ये देश है, इसकी एक डोमेस्टिक बाउंड्री है, ये इससे बाहर दूसरा देश लग जाता है। इसके अंदर देशी प्लस विदेशियों द्वारा, यानी अपने देश के नागरिक भी हो सकते हैं, अपने देश के नागरिक भी हो सकते हैं, ठीक है, अपने देश के नागरिक हंसते कम, आपने देखा होगा, दूसरे देश के नागरिक दांत ज्यादा दिखाते हैं, ये ठीक है। तो अपने देश के लोगों द्वारा और दूसरे देश के लोगों द्वारा, यानी देशी प्लस विदेशियों द्वारा एक निश्चित समय के अंतर्गत, सपोज 1 साल उसका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, उत्पादित, जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उत्पादित अंतिम वस्तु प्लस सेवा के समग्र बाजार मूल्य को उस देश की क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई, अभी अच्छे से समझ नहीं आया, फिर समझाता हूं। देखो, आपने इसके अंतर्गत आपने क्या किया? 1 साल के अंतर्गत चीजों को प्रोड्यूस किया। अब सबसे बड़ी दिक्कत होगी आप, मैं समझ रहा हूं, आप तो ये समझ गए बाउंड्री के अंदर होगा, देशी विदेशी कोई भी करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे देश के अंदर उस चीज का उत्पादन होना चाहिए, चाहे वस्तु सेवा, निश्चित समय 1 साल आपने ले लिया, किसी भी 1 साल के अंदर, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ले लो, ये बहुत लोगों के समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। उत्पादित अंतिम वस्तु प्लस सेवा के समग्र बाजार मूल्य को देखिए, ये क्या है बच्चों? क्या है? इसको क्या बोलोगे? डेस्टर बोलोगे, ठीक है। एक प्रकार की क्या है? वस्तु है, गुड्स है, वस्तु ही तो हुई है, मार्कर वस्तु तो है, और क्या है। लेकिन इसके अलावा अगर आप परिवहन यूज करते हैं वो सर्विस हो जाएगी। जहां आप पेड कर रहे हैं, पेड करने के बाद आपको सर्विस मिल रही है तो सेवा होगी। हॉस्पिटल क्या होता है? पेड करते हैं, इलाज करवाते हैं, सेवा होगी। स्कूल क्या होता है? फीस देते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, सेवा होगी। पर्यटन क्या है? सेवा ही तो हो गया अपने आप में, एक प्रकार की फीस करते हो, घूम के आते हो। तो सर्विस क्या होती है? अपने आप में जहां आप चीजों को पेड करते हो, आपको उसके बदले क्या मिल गई? सर्विस मिल गई। वो क्या होगी? सेवा होगी। और जैसे ओला, उबेर, ये सब सेवा ही तो है एक प्रकार की। और वस्तु क्या होते हैं? इस प्रकार की चीजें, जैसे आपके घर में टेलीविजन है, ये मार्कर है, ये डस्टर है, तो इनका कोई ना कोई फाइनल रेट होगा नहीं होगा मार्केट में, यानी इनका अंतिम रेट, यानी जिसके बाद इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। यानी अगर ये डस्टर बना है या ये मार्कर बना है, इसमें क्या होगा? रॉ मटेरियल, कच्चा माल आया होगा, चाहे ये एक बार ढक्कन बना होगा, ढक्कन, उसके बाद ये बाहर का ये बना होगा, अंदर की जो इसमें जिसे लिखते हैं इसकी नोक होगी, अंदर जिसमें इंक डालते हैं, वो सब चीज बनी होगी। तो अलग अलग चीजों को हमने नहीं जोड़ा, हमने जोड़ा इस मार्कर का फाइनल रेट क्या आया। अब हम जानते हैं अंतिम वस्तु होगी, यानी अब इसमें चेंजेस
चेंजेस नहीं हो सकते, यानी इसको मार्कर बोला गया। तो मार्कर बनने से पहले ये अलग अलग फेज से गुजरा होगा, तब जाके फाइनली ये मार्कर बना होगा। और उन जितने भी फेज से होके गुजरा उनको हम नहीं जोड़ेंगे, फाइनल मार्कर का क्या रेट बना उसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो वही है अंतिम वस्तु और सेवा, यानी आपने जो भी जोड़ा उसको आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे, यानी वो अंतिम वस्तु प्लस सेवा का क्या हो गया, समग्र योग हो गया, यानी मार्केट का एक प्रकार का उसका क्या है, योग हो गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी हम चीजों का उत्पादन करेंगे उसका अंतिम रेट क्या होगा वस्तु और सेवा का, उसी को हम क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी भी देश की सीमा के अंतर्गत घरेलू सीमा देसी प्लस विदेशियों द्वारा एक निश्चित समय पर उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवा के बाजार मूल्य के समग्र योग को, समग्र बाजार मूल्य के योग को उस देश के क्या कहते हैं बच्चों, जीडीपी कहते हैं, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद को सही तरीके से परिभाषित करता है, क्वेश्चन नोट कर लेना वन डे एग्जाम में, इनमें से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद को सही तरीके से परिभाषित करता है, इनमें से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद को सही तरीके से परिभाषित करता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सही तरीके से एक निश्चित समय अंतराल, घरेलू प्लस विदेशी, सिर्फ देशी नागरिकों द्वारा, देशी प्लस विदेशी नागरिकों द्वारा, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इसको चेक कर लेना, ठीक है। दूसरा आता है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, लिख लीजिए। अब जीएनपी को भी आपने समझना है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, आपने उसको सकल घरेलू लिखा ना, इसको लिखिए सकल राष्ट्रीय यानी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो लिखो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, जीएनपी, यानी अपने आप में क्या बने गए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब क्या होता है बच्चों, देखो आपने उसमें क्या पढ़ा जीडीपी में, आपने ये देखा कि यार इन लोगों ने देशी प्लस विदेशी सबको जोड़ दिया, यानी आपने जीडीपी में क्या लिया, ध्यान से सुनना आप, सकल घरेलू उत्पाद में क्या लिया, आपने देखा कि देशियों ने, हमारे देश के लोगों ने प्लस विदेशी लोगों ने एक निश्चित सीमा के अंदर हमारे यहाँ कितना कमाया, उसका अंतिम मार्केट प्राइस देखा, आपने कहा उसको कि वो क्या होती है, जीडीपी। अब सेकंड आता है आपका जीएनपी। जीएनपी में क्या होगा, आप जितनी आपकी जीडीपी आई हुई है, यानी आपने अगर जो टोटल आपकी जीडीपी, आपकी देश की सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपए आया है, सपोज कितना रुपए, 1000 रुपए, अब हजारों करोड़ आता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपके देश का जीडीपी बच्चों आया 1000 रुपए, ठीक है। अब ये 1000 रुपए में कौन से हैं, ये सिर्फ आपके देश के लोगों ने नहीं, इसमें क्या है, आपके देश के अंदर तो हुआ है उत्पादन और वस्तुओं का, सेवाओं का, हो सकता है कि विदेशियों द्वारा किया गया हो, और विदेशी द्वारा किया जाएगा तो अपने वहां तो माल लेके जाएंगे, तो आपके देश से तो चला जाएगा और माल, क्या फायदा आपको। तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, कहा इस देश की जीडीपी इतनी बड़ी है, अब पता लगा वहां जैसे पाकिस्तान है, बोला पाकिस्तान की जीडीपी इतनी बड़ी, पता लगा वहां अमेरिका उत्पादन करने में लगा है, उसकी बाउंड्री के अंदर होना चाहिए ना, तो जीडीपी से स्पष्ट पता नहीं चलता। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि जीएनपी निकालते हैं, जीएनपी में क्या किया आपने, उस देश की जीडीपी आपको पता चल गई, आपने इसमें तुरंत क्या कर दिया, जो भारतीय संसाधन होंगे, यानी आपके देश के जो रिसोर्सेज होंगे, उन्होंने विदेशों में कितना कमाया, तो भारतीय संसाधनों द्वारा विदेशों में कमाई गई आय लिखो, क्या लिखोगे, भारतीय संसाधनों द्वारा, भारतीय संसाधनों द्वारा विदेशों में कमाई गई आय, विदेशों में, मतलब पूरा लिखना, भारतीय संसाधन नाला विदेशों में कमाई गई विशुद्ध शुद्ध आय, यानी जो नेट इनकम है, कमाई शुद्ध आय, ठीक है, ये आपने जीडीपी में जोड़ दिया, इसमें माइनस कर देना है आपको, क्या कर देना है, माइनस। आपने क्या किया, उन लोगों ने जो आपके देश में कमाया था उसको हटा दिया, यानी जीडीपी में क्या था, देशी प्लस विदेशी था, तो जैसे ही जीएनपी निकाला, आपने कहा कि जीडीपी में ठीक है, हमारी जो जीडीपी आ रही है, हम देख लेते हैं कि भारतीय संसाधनों का इस जीडीपी में क्या रोल है, और उसमें हम किसको तुरंत से घटा देंगे, विदेशियों द्वारा भारत में कमाई गई आय, यानी विदेशी संसाधनों द्वारा भारत में कमाई गई आय, यानी फॉरेनर्स जो होते हैं, विदेशी संसाधनों द्वारा भारत में कमाई गई आय, द्वारा भारत में कमाई गई आय, कमाई गई आय, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, तुरंत से जीएनपी बोलेंगे, ठीक है। तो जीएनपी को और अच्छे से समझने के लिए देखिए क्या है, ठीक है, यानी अब थोड़ा सा तस्वीर को और सही हम करते हैं। तो आपने जीएनपी में क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूं बच्चों,
जब आप किसी देश की जीडीपी को निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद को निकालते हैं, तो आपको क्या पता होता है कि इसमें हमारे देश की किसी भी राष्ट्र की सीमा के अंदर, देशी हो विदेशी हो, उनने जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया उसका लास्ट रेट हम मार्केट में क्या रेट है उसको जोड़ के हम कह देंगे कि इस देश की इतने करोड़ है, ये करोड़ है। लेकिन जैसे आप जीएनपी निकालने लगोगे, आपको पता है कि जीडीपी में भारतीय लोगों का के साथ साथ विदेशी का भी होगा। आपने देखा जब जीडीपी निकाली, आपने जीडीपी में भारतीय संसाधनों द्वारा विदेश में कमाई गई शुद्ध आय को आप यहां ले आओगे, यानी हर देश की अपनी जीडीपी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब देखिए जैसे सपोज भारत में है, भारत की जीडीपी सपोज 1000 रुपए है, कितने रुपए है? 1000 रुपए, ठीक है, सपोज हमारे देश की। अब पता लगा इस 1000 रुपए में क्या है, विदेशियों के द्वारा जो कमाई गई है वो सपोज 200 रुपए है, और भारतीयों द्वारा जो कमाई गई है वो कितने रुपए है? बाकी 200 के अलावा जो भारतीयों द्वारा 800 रुपए है। तो ओवरऑल अगर खाली इंडियंस का देखोगे तो 800 है, 200 तो विदेशियों द्वारा है। तो ऐसे ही हर देश के साथ होता है। अमेरिका की जीडीपी है तो वहां अमेरिका की सीमा के अंदर चाहे विदेशी हो या अमेरिकन हो, जितनों ने भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया उसका रेट आपने जीडीपी बोल दिया। तो जैसे ही जीएनपी निकालेंगे हम ये देखेंगे कि हमारे लोगों के द्वारा, हमारे देश के नागरिकों के द्वारा विदेशी संसाधनों में, विदेशी सीमा के अंदर कितना कमाया गया है, यानी कितना उत्पादन किया गया वस्तु और सेवाओं का, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कि कंपनी के रूप में हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में हो, उस देश की सीमा के अंदर जो हमारे संसाधनों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम उत्पादन किया है, हमने उसको जीडीपी में जोड़ दिया। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज हम किसी देश की जीडीपी 1000 रुपए है, ठीक है, उसके लोगों द्वारा विदेशों में सपोज 400 रुपए की इनकम हुई है विदेशी धरती पे, और इस जीडीपी में, इस वाली जीडीपी में, ठीक है, विदेशियों द्वारा सपोज 200 रुपए की इनकम हुई, तो माइनस क्या कर दोगे आप? 200 रुपए। तो आपने यही तो किया है माइनस, तो आपको अब पता चल जाएगा 1000 तो ठीक है, ये 400 में से 200 कम करो, 200, यानी टोटल मिला के कितना हो गया? 1200 रुपए हो गया। तो ओवरऑल आप मुझे बताइए क्या उस देश की जीएनपी कितनी हो जाएगी? 1200। तो जीएनपी में कुछ नहीं करना है बच्चों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब विदेशियों, हमारे लोगों द्वारा विदेश में कमाई आय को जोड़ दो और विदेशियों द्वारा हमारे देश में कमाई गई आय को हटा दो, तो ओवरऑल मिला के जीएनपी बताएगा। तो अब मुझे बताइए जीडीपी और जीएनपी क्या है? तो आप समझ गए क्या जीडीपी और जीएनपी में कौन सा बेहतर है और जीएनपी में कौन सा बढ़िया लगा आपको? सही सही ईमानदारी से आपने आपसे पूछना। ये मत सोचो ना बच्चों यार हमारी क्लास ऑफलाइन चल रही, क्या चल रही, आप और हमारा इंटरेक्शन जो हो रहा है, हमारा जो कनेक्शन है वो प्योर हो चुका है। अब आपको लगता ही नहीं होगा कि ये ऑनलाइन क्लास है। आपको मैं पढ़ाता हूँ, आपको लगता होगा सर सामने बैठे हैं। अभी आपके चेहरे पे स्माइल आपको बता रही कि सर सामने बैठे हैं, और जोर से हंस लीजिए थोड़ा। देखिए जीडीपी और जीएनपी में बच्चों कौन बेहतर लगा आपको? जीएनपी बेहतर लगा। क्यों? जीडीपी अगर किसी देश की बहुत ज्यादा बड़ी है, पता लगा वहां उस देश की विदेशी संसाधनों द्वारा भी बहुत ज्यादा क्या की गई? आय की गई। अच्छी बात है, विदेशी अगर यहाँ आएंगे हमें भी रेवेन्यू मिलेगा, अच्छा है। लेकिन जीएनपी में सिर्फ आप किसको लोगे? अपने संसाधनों को, चाहे आपके देश में हो या विदेश में हो, ठीक है। जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट ये था। तीसरा आता है आपका एनएनपी। क्या आएगा? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी इसको लिखो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या लिखोगे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, क्या लिखोगे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद लिख देना, ठीक है। अब ये कैसे समझना है? देखो कुछ नहीं है, आपने जीडीपी समझा, जीएनपी निकाला। अब जीएनपी में पता चल गया सिर्फ आपके देशों के संसाधन के हैं, ठीक है। आपने जैसे ही एनएनपी निकाला बच्चों, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, आपने जीएनपी अभी अभी निकाला था, ठीक है। जीएनपी अभी इससे पहले चरण में। इसमें होता क्या है, जब हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं, चाहे वस्तु बनाए, सेवाएं बनाए, अब सब ऐसा तो नहीं होगा मानो अपने हाथ से ही बनाए, मशीन भी तो लगेगी ना। खुद सोचिए, अगर आप किसी चीज का उत्पादन करते हैं, आप उसको रेट तो जोड़ लें, लेकिन उस चीज के उत्पादन जिस चीज से किया उसकी तो घिसावट होगी है, और मशीनें तो हर साल गिरते रहती हैं। आज एक मशीन आप 1000 रुपए की लेके आए, 2 साल बाद उसका रेट 800, 4 साल बाद उसका 300, 10 साल बाद वो 150, उसके बाद तो कचड़े में फेंक दी जाती। यानी मशीनों की घिसावट बड़ा एक समस्या रहती है। आप जब इन चीजों को कैलकुलेट करते हो, हम ये नहीं देखेंगे कि हमने कितना वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर दिया, कितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी होगी, कितना ज्यादा कर दिया, लेकिन उस दौरान उस चीज के उत्पादन करने में या सर्विस देने में हमारी मशीनों की घिसावट हो जाती है। इसी को बोला जाता है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, यानी मूल्य ह्रास इसको हिंदी में बोलते हैं। यानी
आपने क्या किया, जीएनपी निकाल दिया। जीएनपी में पता लगा यार इसको उत्पादित करने में बहुत ज्यादा मशीनों की घिसावट होगी, तो आप क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, यानी डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन का मतलब मशीनों की घिसावट आपने इसमें से क्या कर दी, घटा दी। तो लिखो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स, यानी ये मशीनों की घिसावट, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है बच्चों मूल्यह्रास। क्या बोला जाता है, मूल्यह्रास। यानी आप सीधे नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो आपको क्या बोला जाएगा, मूल्यह्रास को घटा दिया जाएगा। अब क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, जीडीपी निम्नलिखित में से जीडीपी को कौन सही तरीके से परिभाषित करता है। ऑप्शन होगा किसी भी देश के अंदर उसके नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु सेवा का मूल्य, किसी भी देश के अंतर्गत उसके नागरिक प्लस विदेशी नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु सेवा का मूल्य, किसी भी देश के अंतर्गत एक बहुत बड़े समय अंतराल में उत्पादित सिर्फ वस्तुओं का अंतिम मूल्य, वस्तु प्लस सेवाओं का अंतिम मूल्य, कुछ ऐसा घुमा फिरा के आएगा। आप कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने एनएनपी पढ़ा। अब जीएनपी जैसी हमने पढ़ा, हमने जीएनपी निकाला, हमने देखा यार इस चीज के उत्पादन में तो मशीनें बहुत घिस गई। एक ट्रैक्टर लेके आए, ट्रैक्टर से हमने कई उत्पादन किया, पता लगा उस चीज को उत्पादन करने में ट्रैक्टर खुद घिस गया, ट्रैक्टर का रेट गिर गया, तो उस रेट को आप हटा दोगे, उसको बोला जाता है मूल्यह्रास। तो हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी राष्ट्र के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को निकालने के लिए किस चीज को आप उसमें से हटाओगे, मूल्यह्रास को आपको हटाना होगा। तो यानी आपने क्या कर दिया, उसमें से मूल्यह्रास घटा दिया, तो आपका क्या आ गया, एनएनपी आ गया। एनएनपी मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ गया। अब बच्चों क्या होता है, अब एक टर्मिनोलॉजी जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ लिया, तो जैसे ही आपने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ा तो हम एक और चीज पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे नेट नेशनल इनकम, यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो अगला लिखो नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, यानी इसको बोला जाता है शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय बोलते हैं इसको, ठीक है। अब शुद्ध राष्ट्रीय आय आपको अगर निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें क्या करोगे, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला हुआ है, यानी जो आपने नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, यानी वो प्रोडक्ट में आप क्या करोगे, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें आप सीधे क्या करा दो, इनडायरेक्ट टैक्स कम कर दो, यानी इसमें से अप्रत्यक्ष करों को घटा दो, अप्रत्यक्ष कर, और इसमें किसको जोड़ दो, सब्सिडी को जोड़ दो इसमें, ठीक है, सब्सिडी को इसमें क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, सब्सिडी को जोड़ने से और मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को घटाने से ये आपका शुद्ध राष्ट्रीय आय आ गया। यानी आपके नेट नेशनल इनकम जो होती है वो आपने नेट नेशनल प्रोडक्ट में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको माइनस कर दिया। अभी समझाता हूं, यानी इन दोनों को मिला के बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इसको बोला जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस टोटल को बोला जाता है यहां से यहां तक नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और यही अपने आप में बनता है क्या, नेट नेशनल इनकम। यानी हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपको शुद्ध राष्ट्रीय आय किसी भी राष्ट्र की निकालनी होगी तो आप उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे। अब कई लोग कहेंगे सर सब्सिडी माइनस होती है, सब्सिडी माइनस ही हो रही है बच्चों। देखो कैसे, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल है, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेशन आपके लिए आ जाए। जब मैंने राष्ट्रीय आय निकाली, मैंने कहा राष्ट्रीय आय में क्या होता है, जैसे हमारे 1000 रुपए की आ गई, ठीक है, हमने तो सिर्फ रेट देखना है ना, रेट मूल्य कितना है उसका। सपोज 1000 रुपये आ गई। अब 1000 रुपये में क्या होता है, जब आप ये मार्कर बनाओगे ना, ये मार्कर, इसमें अलग अलग स्टेज पे टैक्सेस लगे होंगे। तो टैक्सेस लगने का मतलब, कर लगने का मतलब इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रही होगी। वो गवर्नमेंट ने, जैसे आप रॉ मटेरियल लाए, आपने कच्चे माल पे टैक्स लगा दिया, आपने उसके बाद ये जब बिका सेल टैक्स लगा दिया, जीएसटी, एसजीएसटी, कई लगते हैं कि केंद्रीय स्तर पे कर लगे आपके, यानी सेंट्रल जीएसटी लगा, स्टेट जीएसटी लगा, कंबाइंड जीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी लगा, ये टैक्सेस बहुत ज्यादा लगते हैं। टैक्सेस के कारण क्या होगा, इसका रेट ऊपर दिखेगा। वैल्यू तो भले ये 10 रुपए का बना हो, लेकिन इसमें टैक्स लग गए तो ये 15 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए लगेगा। अब मार्केट में 20-20 रुपए का बिकेगा, तो आप इस 20 रुपए को नहीं दिखा सकते हो ना अपनी राष्ट्रीय आय में। बताओ, बड़ा 10 रुपए का है, दिखा रहे हो उसको 20 रुपए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स, वो आपका 20 रुपया जो 10 से 20 रुपया हुआ है वो टैक्सेस की वजह से हुआ है या गवर्नमेंट की सब्सिडी की वजह से हुआ है। वो
आपकी इनकम में नहीं जुड़ेगा, वो टैक्स लगाए गए हैं, उससे उत्पादन नहीं हुआ है, वो टैक्स लगाए गए हैं, तो आपको तुरंत टैक्सेस को हटाना होगा, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उसको हटाना होगा, प्लस सब्सिडी, यानी इन दोनों को ही घटा देना है। अब ये बड़ी वैल्यू होगी, ये छोटी होगी, तो ओवरऑल हो तो माइनस ही रहे ना, इसमें से तो माइनस ही होता है, तो सब्सिडी माइनस का हो या इनडायरेक्ट टैक्स माइनस को, एक ही बात है। तब जाके आपका नेट नेशनल इनकम आएगा, वो क्या करोगे आप उसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स से घटा दोगे। अब आपको कुछ नहीं है, आप सोचिएगा राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए इनमें से किसको घटाया जाता है, अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है, ध्यान रखना, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है, ये शुद्ध राष्ट्रीय आय को निकालने में, ठीक है। होपफुली आपके समझ आया होगा। अब लास्ट टर्मिनोलॉजी बचती है इसमें, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। क्या लिखोगे, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम लिखोगे, ठीक है। पर कैपिटा इनकम यानी पर कैपिटा इनकम आपने अभी निकाली बच्चों, नेट नेशनल इनकम, यानी उस देश की राष्ट्रीय आय निकाली आपने, शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इसको डिवाइड कर दोगे उस राष्ट्र की जनसंख्या के, यानी उसकी जो पॉपुलेशन होगी जनसंख्या से। जैसे ही आपने जनसंख्या से डिवाइड करा तो उस राष्ट्र की क्या निकल जाएगी, प्रति व्यक्ति आय। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है, किसी भी राष्ट्र की शुद्ध राष्ट्रीय आय को जब हम उस देश की जनसंख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। यानी राष्ट्रीय आय को डिवाइड करोगे उस देश की जनसंख्या से, तो आपकी क्या आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के कितनी वो अर्थव्यवस्था समृद्ध है, उसका पता लगाने के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका माना जाता है वो प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है, पर कैपिटा इनकम, क्योंकि ये पूरी जनसंख्या को समायोजित कर रहा है। जीडीपी कोई राष्ट्र की बेहतर आय का सूचक नहीं है। अगर क्वेश्चन कभी आपसे आता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बेहतर मानक किसको माना जा सकता है, जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इस क्वेश्चन यानी प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद, कौन सा सबसे बढ़िया माना जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना पर कैपिटा इनकम को सबसे बढ़िया सूचक माना जाता है, क्योंकि ये जनसंख्या को पूरा कंबाइंड रूप से क्या कर रहा है, सेलेक्ट। अब देखो, जैसे आप सिर्फ क्या निकालोगे, जीडीपी निकालोगे या नेशनल इनकम, अब अंबानी, अडानी, बड़े बड़े जो घराने हैं, टाटा समूह, बिरला समूह, इनके द्वारा जो उत्पादित वस्तु और सेवाओं की मूल्य है, इसकी वजह से बहुत बड़ी क्या होती है हमें फायदा, यानी बहुत फायदा होगा, उसमें आप गरीब तबके को शामिल नहीं कर पाओगे। अब बड़ा दिखेगा, इसका मतलब ये नहीं कि उस देश के सभी नागरिक कल्याणकारी स्तर को प्राप्त कर रहे हैं, यानी सभी लोगों का वेलफेयर हो रहा है, जरूरी नहीं है। आपने नेशनल इनकम बता दी कि इतनी ज्यादा, इसका ये मतलब नहीं कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि उस देश के गरीब से गरीब तबके तक के लोगों की स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या वो कल्याण की स्थिति में है या नहीं है। लेकिन आप अगर पर कैपिटा इनकम निकालोगे, इसमें हर कोई शामिल हो जाएगा, तो पूरी राष्ट्रीय आय को अगर जनसंख्या से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू बहुत छोटी आ जाएगी, क्योंकि जनसंख्या आपकी बहुत ज्यादा है। तो इससे आपका पता चलता है कि इस देश की रियल में कंडीशन कैसी है। तो आप प्रति व्यक्ति आय के नीचे लिखो, यह पूरा लिख देना है, ठीक है। इसके किसी भी राष्ट्र के आर्थिक कल्याण का सर्वश्रेष्ठ मानक होता है, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक कल्याण का सर्वश्रेष्ठ मानक जो होता है, क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक कल्याण का सर्वश्रेष्ठ मानक होता है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय उस देश की क्या होती है, सर्वश्रेष्ठ मानक होता है, ठीक है। ये था आपका प्रति व्यक्ति आय। अब होता क्या है, दो चीजें आती है, वो आपके क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में। एक होता है वास्तविक राष्ट्रीय आय, यानी रियल नेशनल इनकम। वैसे पेपर में क्वेश्चन आता नहीं आपका, मैं ऐसे ही बता देना उसको, ठीक है, रफली लिख लो। राष्ट्रीय मतलब वास्तविक राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय, रियल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम। और दूसरा एक टर्मिनोलॉजी आती है आपकी, वो आती है प्रचलित, यानी प्रचलित मूल्य पर मौद्रिक राष्ट्रीय आय, उसको बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम, ठीक है। दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चों, मौद्रिक राष्ट्रीय आय, मौद्रिक राष्ट्रीय आय, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे नॉमिनल नेशनल इनकम। ये क्या होता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय कैसे पता चलेगा, जब आप किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को किसी एक फिक्स्ड वर्ष के साथ कंपैरिजन करोगे। यानी आपने क्या किया, आपने देखा 2010-11 में आपके देश की नेशनल इनकम क्या थी, और उस टाइम पे जो वस्तु और सेवाओं का मूल्य था, वैल्यू था, यानी महंगाई को नहीं रखोगे नजर, ठीक है। उस टाइम अगर मार्केट 10 रुपए का था, आज के टाइम पे उसी के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करोगे कि 2010-11 में इसको 10 रुपए का माना गया था, तो आज 2022-23 में भी इसको 10 रुपए माना जा रहा है। यानी आपने
फिक्स्ड रेट पे यानी स्थिर कीमतों पे अगर आप नेशनल इनकम निकालोगे, ठीक है, तो ये जो रियल वाला होता है इसमें बोला जाता है स्थिर कीमतों पे, यानी जो फिक्स्ड प्राइस होते हैं तो उसमें जो अगर हम निकालेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, जो नेशनल इनकम होगी वास्तविक राष्ट्रीय आय होगी, ठीक है। यानी इसमें लिखो स्थिर मूल्य पर नेशनल इनकम, ठीक है। इसमें महंगाई नहीं देखोगे आप, तो स्थिर मूल्य पर निकालोगे तो वो राष्ट्रीय आय होगी वास्तविक राष्ट्रीय आय। कहने का मतलब महंगाई तो बढ़ते रहती है, आप खुद ही जानते हैं, वस्तु और सेवाओं का रेट बढ़ जाता है, पता लगा उत्पादन उतना ही हो रहा है और महंगाई बढ़ के वो वैल्यू बहुत ज्यादा दिख रही है। सपोज नेशनल इनकम वहां पे 1000 रुपए दिख रही थी 2011-12 में, अब पता लगा उत्पादन उतना ही हो रहा है लेकिन वस्तुएं इतनी महंगी होगी कि 1000 की जगह 1500 रुपए आपको नेशनल इनकम दिखी। आपने कहा यार हमारे देश की तो नेशनल इनकम बढ़ी हुई है, 500 रुपए हम बढ़ गए 10 सालों में और हमने बड़ा उन्नति कर ली, पता लगा वहां वस्तु और सेवाओं का कोई उत्पादन हुआ नहीं है, खाली महंगाई बढ़ी है, वो महंगाई दिख रही है, कोई और नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वो होता है। और अगर आप मौद्रिक राष्ट्रीय आय बोलोगे, ये चालू कीमतों पे जो कीमतें चल रही हैं उस पे निकलेगा, यानी स्थिर मूल्य पर न होके चालू मूल्य पे, यानी जो चल रहा है, ठीक है, चालू मूल्य पे अगर निकालोगे तो मौद्रिक राष्ट्रीय आय हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम, ठीक है। ये था आपका इकोनॉमी की क्लास का पहला चैप्टर, वो था बेस आपके कॉन्सेप्ट पे आधारित और कुछ नहीं था। होपफुली आपकी नेशनल इनकम और उससे संबंधित टर्मिनोलॉजी आपके समझ आई होगी। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले क्लास में, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।